हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग एआईबी को लेकर के बहुत परेशान हैं। 20th एआईबी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बहुत सारे लोग जो कि अभी 10th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर में मतलब, उनके पास भी डाउट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इनरोलमेंट नहीं कराया है, इनरोलमेंट का फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन अभी उनका इनरोलमेंट हुआ नहीं है, पूरा प्रोसेस अभी फॉलो नहीं हुआ है, उनको भी डाउट है। बहुत सारे लोगों का मैसेज हमको आ रहा है कि सर ये बताइए कि उसकी एलिजिबिलिटी में क्या इनरोलमेंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्या हम एआईबी दे सकते हैं विदाउट इनरोलमेंट कि नहीं दे सकते हैं, क्या हम 5th सेमेस्टर में है एलएलबी के तो क्या हम एआईबी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्या हम अगर 9th सेमेस्टर में है तो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को और उसका सिलेबस क्या होगा, उसका अप्रोच क्या होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, उन सारी चीज़ों को हम आपको एकदम बाकायदा सब कुछ बताने के लिए इस वीडियो में आए हुए हैं और मुश्किल से 7 या 8 मिनट में हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, मतलब जितना भी डाउट है हम वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। नंबर 2 क्या क्लियर करेंगे, नंबर 2 पार्ट उसका क्या होगा कि उसमें उसका सिलेबस क्या होगा, एंड नंबर 3 हम आपको तरीका बताएंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर एआईबी में 40% या 50% बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का तो क्लेम होता है कि सर ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है तो इसमें तो फेल हो ही जाएंगी, तब बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसका तरीका हम अभी बताएंगे बाद में कि उसको कैसे आप टैकल करोगे और जिससे आप इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम को, राइट। तो एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से पूरे वीडियो को 10 मिनट तक का है, पूरा देखना है आराम से और चिल करना है, बड़े आराम से लीगल नैरेटिव का नाम लेते हुए एआईबी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक लॉयर से उठ करके क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे बताओ, एडवोकेट बन जाओगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो कि एलएलबी कर रहे हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, आप अगर फाइनल ईयर में हो, या आप बीए एलएलबी कर रहे हो यानी 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, उसके भी आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है। अब इस फाइनल ईयर का मतलब होता है, अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आप 6th सेमेस्टर में हो, और अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो तो आप 10th सेमेस्टर में हो। यानी कि जो 5th सेमेस्टर का बच्चा होगा या इधर जो 9th सेमेस्टर का बच्चा होगा, ये इन एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 10th सेमेस्टर के हो, आप 6th सेमेस्टर के हो, तो आप एलिजिबल हो, बशर्ते कि, ध्यान से सुनो, बशर्ते कि आपका, अगर आप 10th सेमेस्टर में हो तो आपके अभी तक के जितने सेमेस्टर हुए हैं 1 से लगा करके 9 तक, किसी में भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किसी में भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है दीज कैंडिडेट मस्ट हैव नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर्स टू क्वालिफाई। किसी भी सेमेस्टर में आपको, चाहे ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना 9वें में, किसी में भी आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे अच्छे स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, तो आपका 10th सेमेस्टर में अगर होते हुए भी आप एआईबी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये 20th नंबर का एआईबी है। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, आप 6th सेमेस्टर में हो, आप 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर ऐसे लगा करके 5th सेमेस्टर तक कोई भी बैकलॉग अगर आपका नहीं है तो आप एलिजिबल हो, आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। जितने भी लोग अभी कॉलेज में हैं, एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं, उनकी बात को हमने क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी डाउट इसमें बचा होगा। नंबर टू, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट कर चुके हैं अभी, चाहे वो एलएलबी 3 ईयर वाला और चाहे 5 ईयर वाला कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और लेकिन वो कहाँ से कंप्लीट करना हो चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो जिसको कोई रिकॉग्निशन ना हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीएलएलबी कर रखे हो तो यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एआईबी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अभी अपनी डिग्री मिली है या डिग्री नहीं मिली है। बात क्लियर हो गई। नंबर 2, एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री बट हैव नॉट इनरोल्ड। मतलब
कि तुमको डिग्री भी मिल गई, तुम्हारे पास प्रोविजनल डिग्री है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अभी तुमने स्टेट बार काउंसिल में तुमने रजिस्टर नहीं करवाया है। अगर आप बिहार के हो तो बिहार में रजिस्टर नहीं करवाए हो, उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर नहीं करवाए हो, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल में रजिस्टर नहीं कराए हो, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में नहीं कराए हो, जम्मू कश्मीर के हो जम्मू कश्मीर में नहीं कराए हो, तो भी आप क्या हो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, एकदम एलिजिबल हो। तो मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, हम तीनों कैटेगरी का हमने आपको बता दिया। लेकिन कौन एलिजिबल नहीं है बेटा? वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग, ध्यान से सुनो, वो लोग एलिजिबल नहीं है जिन्होंने नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मतलब ऐसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी खोल कर बैठा हुआ है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन नहीं दिया हुआ है, और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीएलएलबी कर रखे हो तो आप क्या होगे? आप एलिजिबल नहीं होगे एआईबी देने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पूरे पोर्शन पर आपको समझा दिया। इसके बाद में भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, आप लिख दोगे, हम उस कमेंट सेक्शन का रिप्लाई कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द सिलेबस। सिलेबस क्या है इस एग्जाम का? ठीक है, इसका सिलेबस में बताया गया है जी कि जो 20th AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम होगा, ये 20th नंबर का है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आईपीसी था और बीएनएस है उससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआरपीसी और बीएनएसएस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीपीसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एविडेंस एक्ट से, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में कौन कौन आता है? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 हिंदू लॉ से, 4 मुस्लिम लॉ से पूछे जाएंगे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, पीआईएल में वही आर्टिकल 32 पूछा जाएगा, 226 पूछा जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फादर किसको कहा जाता है इंडिया में, मदर किसको कहा जाता है, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशनल इथिक्स से, आप लोगों ने कॉलेज में प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ा होगा, उससे 4 क्वेश्चन आएगा। कंपनी लॉ से 3 क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन आएगा। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन। लेबर लॉ से 4 क्वेश्चन। टार्ट और मोटर व्हीकल से 5 क्वेश्चन। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, इन सबसे 4 क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन, यानी टोटल हमको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गई सिलेबस की बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको अप्रोच कैसे करोगे। राइट, हमने आपको सिलेबस बता दिया, अब आप इसको अप्रोच कैसे करोगे, मतलब हाउ टू क्लियर AIBE इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे AIB को क्लियर करोगे, तो उसके लिए आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। नंबर फर्स्ट अपना फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरते टाइम सेंटर कहां डालना है? प्रयागराज डालना है, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते हैं। इलाहाबाद। आप कहीं के भी हो, यूपी में या बिहार में कहीं के भी हो, आप कहां पे सेंटर डालो? अपना प्रयागराज डालो। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक अभी बताऊंगा। नंबर 2, जितने भी चीजें उस सिलेबस में दी हुई हैं उनका अगर पॉसिबल हो तो इंडेक्स जो है होता है, इंडेक्स, उसको 4 से 5 बार देख डालो। खाली देख डालो, याद मत करो, देख डालो। नंबर थ्री, जब सेंटर पर जाना, सेंटर में मतलब जब एग्जाम हो रहा होगा तब क्या करना, ये तुम क्वेश्चन में पहचान सकना, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम होता है। कैसा होता है? ओपन बुक एग्जाम होता है। इसीलिए मैं ये पॉइंट नंबर 2 पे सिर्फ देख डालने कह रहा हूं, याद करने नहीं कह रहा हूं। देख डालोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन किस पेज नंबर पर या किधर है। राइट, तो आप क्या करोगे, जब बुक मिलेगी तुमको, डायरेक्ट मिलेगा, तो उससे तुम डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल पाओगे कि ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। ये बात समझ में आ गई? तो सेंटर पे क्या करोगे, तुम चाहो अपना बुक चाहो तो लेकर के डायरेक्ट वगैरह चले जाओ, और अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो वहां पे आप देखोगे कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा बेरेक्ट खरीद करके लाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको कुछ नहीं आ रहा होगा, उनको कुछ नहीं पता होगा कि बेरेक्ट में, मतलब उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट दे दिया जाए तो फंडामेंटल राइट नहीं बता पाएंगे कि कहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, उनका बेरेक्ट लेना है खुद से। इस सेंटर पर तीसरे नंबर में क्या करोगे उसको बता रहा हूं। उनसे बेरेक्ट लोगे और फिर अपना ये जो पॉइंट नंबर 2 पे बताया, जो इंडेक्स याद कर रखा है, उसको अप्लाई करोगे और अपने क्वेश्चन पेपर पर सारा आंसर मार्क कर लोगे। क्वेश्चन पेपर पर सारे क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लोगे, राइट, उनके वाले दूसरे वाले के बेरेक्ट से ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। फिर अपना ओएमआर भर दोगे, फिर अपना ओएमआर भर दोगे। उसके बाद में किसका ओएमआर भरोगे, जिनका बेरेक्ट मांग करके भरे हो ना, उनका ओएमआर भर देना, क्योंकि वो बेचारे फेल हो जाएंगे अगर तुम उनका नहीं भरे तो। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि हम प्रयागराज सेंटर चूज करने को क्यों कह रहे हैं आपसे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रयागराज इज द ओनली सिटी जहां पे एआईबी के का एग्जाम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से होता है। बाकी और जगह पर क्या होता है कि इवन ओपन बुक एग्जाम होते हुए भी शासन बहुत टाइट कर दिया जाता है, पता नहीं क्या दिखाना होता है उनको। बनारस वगैरह में कई बार लोग फेल हो जाते हैं एग्जाम देने के चक्कर में। तो आपको क्या चूज करना है, इसलिए प्रयागराज चूज करना है क्योंकि यहां पे जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है बहुत स्मूथ ढंग में, बहुत प्यार से कंडक्ट कराया जाता है, बिल्कुल पारिवारिक माहौल में, ठीक है। उसमें आपको कोई भी डरने की कोई भी वो जरूरत नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं नहीं सर, हम ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, हम ये भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर आप कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ले आइए सारे सब्जेक्ट का जो कि एआईबी के सिलेबस में है। अगर ये कमेंटों की संख्या, अगर इन कमेंट्स की संख्या 50 पहुंच जाती है, यानी 50 लोग अगर कमेंट कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना देंगे। 2.5 घंटे के एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बना देंगे इंपॉर्टेंट। बस उतना देख करके जाओगे और आप क्या कर दोगे, 100 में से 60 नंबर बड़े आराम से पा जाओगे। पाना हमको कितना होता है, 45। 100 में से 45 मार्क्स पाना होता है और हमारा एआईबी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप 50 लोग कमेंट करके कहते हो कि सर एआईबी का एमसीक्यू करवा दो, तो हम 2 घंटे की वीडियो बना देंगे। उसी 2 घंटे की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको 60 नंबर मिल जाएगा, यानी सब लोग पास हो जाओगे। बशर्ते आपको 50 लोगों को कमेंट करना होगा, ठीक है, तब ये हो पाएगा। तो ये चीज रही कि आप कैसे क्लियर करो, मतलब कैसे क्लियर हो गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज्ञान दे रहा है ये अब मतलब कौन है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अपने बारे में भी बता देना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं कौन, मैं किस बेसिस पर ये सब बातें बोल रहा हूं। एक से तो मैं हूं कृपा शंकर पांडे, जिसने 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया हर स्टेज, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में 12 मार्क्स से बिहार जुडिशियल सर्विस में बाहर हो गया। कितने मार्क्स से, 12 मार्क्स से। आप लोग चेक कर सकते हो, ये रही मेरा ऑब्टेन मार्क्स और अनरिजर्व का कट ऑफ, ये देखो, ठीक है, कृपा शंकर पांडे। फिर ये यूपी जुडिशियल सर्विस क्वालिफाई किया, सब कुछ बढ़िया रहा, 577 मार्क्स पाया, 590 कट ऑफ थी, इसमें 13 मार्क्स से मैं रह गया। आप समझ पा रहे हो, मैंने अभी इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये यूजीसी नेट 2025 का स्कोर कार्ड है जिसमें मैंने जेआरएफ क्लियर किया हो। ये देखो जेआरएफ, और कितने परसेंटाइल से, 99.682931 परसेंटाइल से क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारी इस बात पे विश्वास कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया कि सिलेबस क्या है, उसको अप्रोच कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और हमने आपको अपने बारे में भी बता दिया कि लीगल नैरेटिव को हम ऐसे ही नहीं चला रहे हैं, हमने कुछ किया है, हमने मेहनत की है और हम गाइड कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी एमसीक्यूज वगैरह की ज़रूरत है, तो आप 50, कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए कि सर एआईबी का एमसीक्यू करवा दो जिससे हमारा एआईबी क्लियर हो जाए। तब हम 2 घंटे की, करेक्ट 2 से 2.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे जिसमें से 100 में से 60 क्वेश्चन आ जाएगा और आप आराम से एआईबी क्लियर कर दोगे, राइट। तो इसी के साथ आप लोग जाओ, फॉर्म भरो, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, उस एलिजिबिलिटी को अगर फुलफिल कर रहे हो और एकदम कॉन्फिडेंस में रहो,
क्योंकि आपका AIB 100% क्लियर हो जाएगा। और क्लियर जब हो जाए तो क्या करना, इस वीडियो के कमेंट में आकर के लिखना कि थैंक यू सो मच सर, हमने AIB क्लियर कर दिया, नाउ आई एम द एडवोकेट। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि AIB को क्लियर करो, हमने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया, राइट? ठीक है। इस AIB के बाद में ही COP नंबर मिलता है, ये याद रखना। मतलब नॉर्मली रूल यही है कि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करोगे उसके बाद में COP नंबर मिलेगा। जो COP नंबर मिल जाएगा फिर बार एसोसिएशन में आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। समझ पा रहे हो? तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का वो एक स्टेप था, उसको बाईपास कर दिया गया है कि अगर आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तब भी आप AIB दे सकते हो। पहले क्या होता था कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते थे उसके बाद में आप AIB देने के लिए एलिजिबल होते थे। इस बार उस रूल को बाईपास कर दिया गया है। ये बात ठीक है, समझ में आ गई एकदम अच्छे से? तो आप इवन अगर आपका इनरोलमेंट नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप AIB का फॉर्म भर सकते हो और AIB क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में आप स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ। उसके बाद में COP नंबर लो, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। वो भी स्टेट बार काउंसिल से ही इश्यू होता है। उस पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ऑल इंडिया जो होती है बार काउंसिल होती है वो क्या करती है, अपना मतलब साइन वगैरह मोहर करके मार देती है। मैं रुक जाओ एक सेकेंड, आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर इस तरह से आपको आप बार काउंसिल, ये देखो, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो ये देखो लिखा हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कृपा शंकर पांडे। आप समझ पा रहे हो? इस तरह से फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू होगी और आप एक अथॉराइज्ड एडवोकेट हो जाओगे, राइट? अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, राइट? जो कि मतलब अपने आप में आप सब लोग भी जब उधर बार एसोसिएशन का मेंबरशिप ले लोगे तो आप लोग भी हो जाओगे, राइट? तो मुझे लगता है मैंने सारे आपको डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम उसका आंसर कर देंगे। या तो आप एक नंबर नोट करो, लिखो 9984848968। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। या एक और नंबर लिखो 6207734309। आप इस नंबर, मतलब इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके लॉ में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो लॉ ऑफिसर का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे APO का हो, जैसे अपना अभी APO का बैच भी चल रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको अगर कोई भी डाउट है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। 24 घंटे कभी भी जब आपका मन करे आपको सारे रिप्लाई एकदम प्रॉपर वे में दे दिए जाएंगे, ठीक है? आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप अगर फर्स्ट जनरेशन लॉ ग्रेजुएट हो अपने घर से तो आप मिसगाइडेड हो या आपके पास गाइडेंस नहीं है। लीगल नेरेटिव है ना, कृपा शंकर पांडे है ना, समझ रहे हो? आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में आपका बायोलॉजिकल फादर, आपके बायोलॉजिकल ब्रदर, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर, आपकी बायोलॉजिकल मदर या आपके बायोलॉजिकल फैमिली में कोई भी अगर नहीं है तो लीगल नैरेटिव फैमिली आपकी है, ठीक है? हम आपको हर एक स्टेप पे जहां पर भी आप फंसोगे वहां पे गाइड करने के लिए तैयार हैं लॉ के फील्ड में, राइट? इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक AIB के लिए।